ओम सभी को। डॉक्टर अंजुश्री जो एक आयुर्वेदाचार्य हैं, बीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है एवं गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वर्तमान में दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आज आपका महिला पतंजलि योग समिति द्वारिका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में स्वागत है। और आपका विषय है महिलाओं में पीसीओडी की समस्या, कारण एवं निदान। वेलकम मैडम। थैंक यू। ओम जी नमस्कार। मेरी तरफ से सबको धन्यवाद कि आपस में हम सब एक दूसरे का ज्ञानवर्धन करते हैं। वो सफदरजंग में मैंने ये एलोपैथिक वाला जो पार्ट था इसकी प्रैक्टिस की थी जब पढ़ाई की थी। अभी तो मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, तो स्वामी रामदेव जी को सादर प्रणाम करते हुए हम अपनी चर्चा का विषय क्योंकि महिलाओं से संबंधित बीमारियों की चर्चा के लिए मुझे बोला गया था, तो फिर इन्होंने बताया कि पीसीओडी के बारे में लोग थोड़ा ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं। हालांकि आजकल तो गूगल या डॉक्टर के पास जाओ तो अच्छे से स्वस्थ स्वस्थ मीन अपने में स्थित हमारी बॉडी की जो अपने में आयुर्वेद में कहा गया है ना, समदोषा समग्निशा समधातु मलक्री। तो किसी भी बीमारी को समझने से पहले उस जिस भी पार्ट से या शरीर के जिस हिस्से से वो बीमारी रिलेटेड है, तो वो अपने में स्थिति, जब वो अपने में स्वस्थ अवस्था में वो अंग था तो उसकी क्या स्थिति होती है, तो तब हम उस बीमारी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो पहले हम ये चर्चा करेंगे कि महिलाओं में या लड़कियों में नॉर्मल स्थिति क्या रहती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या इस बीमारी से पहले की। तो हमने इसको पॉलिसिस्टिक क्यों कहा। सामान्य अवस्था में 13 से 45 साल की अवस्था तक रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में ये मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस रहता है। पहले ये 13-14 होती थी, आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल और तरह का है, बच्चे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, शोर नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ये कई बार 11 और 10.5 साल की लड़कियों में भी पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये 13 साल से स्टार्ट होकर 45 साल तक जो रिप्रोडक्टिव एज में एवरी मंथ साइक्लिक ब्लीडिंग होती है, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इस पीरियड को क्या कहा जाता है, ये रिप्रोडक्टिव एज है फीमेल्स की। तो जो 13 या 12 साल पे पीरियड स्टार्ट हुए वो हो गया मीनार्क, और जब ये पीरियड समाप्त होते हैं उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। बड़ा कॉमन वर्ड है, आप सभी ने सुना होगा। और मीनोपॉज से पहले जो 2-3 साल पहले लेडीज को परेशानी होनी शुरू हो जाती है, उन्हें हम पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं। थकान, चिड़चिड़ापन, हड्डियां कमजोर होना। तो ये क्या हो गया, ये सारा साइकिल एक हार्मोन है। जैसे ही लड़के लड़कियां बड़े होते हैं तो उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूछें आती हैं, उनकी थोड़ी लंबाई बढ़ती है और आवाज में चेंजेस आते हैं। लड़कियों में पीरियड स्टार्ट होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोमिनेंट हो जाता है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोमिनेंट हो जाता है, ज्यादा स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, दाढ़ी मूछें लाता है। लड़के में ईस्ट्रोजन ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो बॉडी को थोड़ा सा फैटी, आवाज को थोड़ा सा डिफरेंट, और पीरियड्स का आना तो वो फीमेल लगने लगती है। 10-12 साल तक आप देखें लड़के लड़की में ज्यादा 10 साल तक फर्क नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ हार्मोन के सिक्रेशन से आवाज में, बॉडी की शेप में चेंजेस आते हैं। तो ये हो गई नॉर्मल मेंस्ट्रुअल प्रक्रिया। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने क्यों कहा कि पुअर लाइफस्टाइल, पुअर मेटाबॉलिज्म सारी बीमारियों के कारण है। आप इसको देखिए ना, जब हर एक महीने पीरियड्स आता है फीमेल्स में, लड़कियों में, ये लूनर मंथ के हिसाब से आता है, कभी भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं आता। अगर हम कभी डिलीवरी कराते हैं तो जो बेबी की मैच्योरिटी होती है ना, वो भी हम 28 दिन का महीना मान के कैलकुलेट करते हैं। 36 वीक में बेबी मैच्योर माना जाता है। तो 36 वीक्स कौन से होते हैं, वो भी ये लूनर मंथ के ही होते हैं, जो 28 दिन का लूनर मंथ होता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये भी 28 दिन 26 दिन ऐसा होता है, हार्डली 30 से 31 दिन का किसी का होता है। द बेस्ट वन इज 28 डेज। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक महीना जब से लड़की युवा होती है और मीनोपॉज में परे, एवरी मंथ एक फिक्स टाइम पर ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग में क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल होती है ना, वो शेड ऑफ होती है।
3 फेज होते हैं पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। 3 फेज होते हैं। शुरुआत में 3-4 दिन जो यूट्रस गर्भाशय की जो दीवार होती है, झिल्ली होती है, वो शट ऑफ होती है ब्लड के साथ। उसके 5-7 दिन बाद एग फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। 7वें दिन से 12वें दिन तक एग मैच्योर होता है। 12वें से 15वें दिन तक एग रप्चर हो जाता है। उसमें उसी दौरान प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद जो यूट्रस की वॉल है दोबारा बनना शुरू होती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो जो ब्लड शेडिंग होती है वो नहीं होती, पीरियड नहीं आता। और प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो दोबारा वो वॉल शट ऑफ हो जाती है। तो ये पूरा साइकिल हो गया। अच्छा, पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी में हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। तो जो एग है ना तो वो प्रॉपर बनते हैं, ना उनकी प्रॉपर शेप होती है, और ना वो टाइम पर रप्चर होते हैं। क्योंकि गर्भावस्था के लिए या टाइम पर पीरियड आने के लिए एग का रप्चर होना, ये पूरा प्रोसेस अपने अपने टाइम पर होना जरूरी है। बट लेकिन जब ये चीजें, तीनों ही चीजें टाइम पर नहीं होती, कि लेडी को हमने कहा 12 महीने आते हैं, महिला को 12 पीरियड्स आते हैं साल में, 12 की जगह कभी 4 आते हैं पूरे साल में, कभी 2-3 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती, या होती है तो 15-20 दिन तक लगातार होती रहती है, या पूरे साल में सिर्फ 9 पीरियड्स ही आते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा है। और अगर उस हार्मोनल इम्बेलेंस का कारण यही है कि टाइम पे अंडे ना बनना, टाइम पे पीरियड ना आना, तो हम उसे पीसीओडी नहीं कहेंगे। अगर फिर अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आती हैं, पॉलीसिस्टिक, पोली माने एक से ज्यादा और सिस्ट माने पानी की फ्लूइड फिल्ड गांठ है। ज्यादातर लोग क्लिनिक पे आते हैं ना तो वो किसी भी चीज को बोल देते हैं ये गांठ होगी, लेकिन गांठ का मतलब सिर्फ क्या होता है? फाइब्रॉइड, वो ठोस होते हैं। लेकिन जहाँ पे सिस्ट वर्ड है ना, तो सिस्ट वर्ड जहाँ भी आता है ये थोड़े बीमारी को हल्के रूप में ले जाता है। जहाँ भी सिस्ट है तो वो डिसअपियर होने वाला होता है ज्यादातर। तो ये जब अंडों की जगह हर एक में, और वो पानी की तरह भर जाते हैं। जैसा मटर देखिए आपने, जो नॉर्मल डिंबाशय ग्रंथि होती है ओवरीज, उनमें जो अंडों की स्थिति होती है मटर के दानों की तरह, वो सेंटर में लगे होते हैं। लेकिन जब ये पैटर्न डिस्टर्ब होता है, वो बीच में नहीं होते ओवरीज के में, आसपास छोटे छोटे दानों की तरह बिखरे रहते हैं। और हमने मटर को छीला और अंदर से वो खोखली सी निकलती है, सिर्फ उसमें कवर होता है, अंदर मटर नहीं होती। तो ये स्थिति पॉलिसिस्टिक ओवरीज में एग्स अंडों की होती है, कि बाहर का आवरण तो बना होता है लेकिन अंदर उसमें अंडे की जगह पानी भरा होता है। तो जब ये ऐसे बहुत सारे पानी भरे भरे, जैसे पानी की छोटे छोटे गुब्बारे से ओवरीज के आसपास बिखरे होते हैं, अल्ट्रासाउंड में ये फाइंडिंग आती है। और ये लक्षण होते हैं कि या तो पीरियड का ना आना, या जरूरत से ज्यादा आना, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। ओबेसिटी हो जाती है, केवल पतली लड़कियों में भी होते हैं, आवाज में चेंजेस आ जाते हैं। तो जब ये अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग दिखती है कि छोटे छोटे छाले से बने हुए हैं पानी के, लेकिन उनके अंदर अंडा नहीं है। अगर अंडा होता है तो वो ठोस होता है, ओवरीज के बीच में स्थित होता है, लेकिन वो पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। अब हमें कैसे पता लगेगा? पेशेंट तो आके अपनी कंप्लेंट बताएगा, डॉक्टर साहब मेरा वेट बढ़ रहा है या कहेगा जी मुझे चिड़चिड़ापन होता है, या कहेगा जी मुझे पीरियड नहीं आ रही या ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें कैसे कोरिलेट कर रहा है? तो क्या सारे चीजों को हम पीसीओडी थोड़ी कह देंगे? नहीं। जब पीसीओडी में क्या होता है, हिस्ट्रीजन होता है, वॉइस में चेंजेस होते हैं। वॉइस में चेंजेस क्यों होते हैं? कि अभी हमने बात करी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है और लड़कियों में ईस्ट्रोजन आता है। बनता दोनों में ही टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन लड़कियों में इस हार्मोन को ईस्ट्रोजन में चेंज होना होता है। तो जब लड़कियों में ईस्ट्रोजन हार्मोन चेंज ना होकर टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन मतलब लड़कों वाला हार्मोन ही बॉडी में ज्यादा सर्कुलेट करने लगता है, तो उनमें क्या होता है, आवाज में चेंजेस आ जाता है और ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी भी कहाँ पे होती है? सेंट्रल ओबेसिटी, हिप के अराउंड फैट बनता है। और बाल भी उड़ते हैं तो बच्चियों के कैसे उड़ते हैं? लड़कों की तरह उड़ते हैं। मतलब यहाँ तो चेहरे पे तो बाल आ जाएंगे, बट सर के बाल कम हो जाएंगे। तो पीसीओडी में क्या हुआ? आवाज में चेंजेस आए, वजन बढ़ा, चिड़चिड़ापन बढ़ा, और जो बाल उड़े
बाल भी ऐसे उड़े कि चेहरे पे तो बाल आ रहे हैं, यहाँ पर दाढ़ी पर, ठोड़ी के आसपास, लेकिन सर के बाल उड़ रहे हैं। तो मेल पैटर्न बाल्डनेस, आवाज में चेंजेस, वजन वेट बढ़ना, और आजकल एक और ज्यादा पीसीओडी कॉमन है, लीन पीसीओडी, ये पतले पतले लोगों की पीसीओडी। वजन बढ़ना है एक कारण, लेकिन पतले लोगों में भी पीसीओडी होती है, आवाज में चेंजेस आ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, या तो पीरियड साल में सिर्फ 4 बार आ रहा है, या ब्लीडिंग हो जा रही है। तो इसे हम, जब ये 4 लक्षण होते हैं तो हम इसे पीसीओडी मान लेते हैं। अदरवाइज तो और भी कॉजेज होते हैं, सब कुछ ठीक है, किसी ने कोई गोली खा ली केमिस्ट की शॉप से लेके, या कोई कहीं घूमने गया, एनवायरमेंटल चेंजेस हो गया, तो उनको इरेगुलर ब्लीडिंग होने लगती है। इसके 3 मेन कारण क्या हुए? हर एक बीमारी के कारण यही होते हैं कि या तो भाई लाइफस्टाइल है, या तुम्हें जेनेटिक अपनी मम्मी से मिली है, और या स्ट्रेस। कॉमनतः सारी बीमारियों के यही कारण माने जाते हैं। तो पीसीओडी में भी यही एक कारण मेन है, बट साथ में एक कारण हो रहा है आजकल कि किसी वजह से आपका शुगर इम्बेलेंस हो गया, या इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। अब इंसुलिन का क्या रिलेशन है पीसीओडी से? सबसे ज्यादा लोगों में जिनमें पीसीओडी होता है, इंसुलिन का एक्सेस सिक्रेशन माना जाता है। इंसुलिन का एक्सेस सिक्रेशन किस स्टेज में होगा? कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नॉर्मल बन रहा है, लेकिन बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही। जैसे हमें भूख लगती है, हमने खाना खा लिया, बट हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो हम दोबारा और कुछ खाने लगते हैं। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, वो जब इंसुलिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, तो वो जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज में जाकर मेल हार्मोन को, एंड्रोजन को, मेल हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब मेल हार्मोन बॉडी में आ गया, तो वो जो ईस्ट्रोजन का रोल था वो सारा चेंज हो गया। ना तो यूट्रस की वॉल ठीक से बन रही है, ना अंडे ठीक से मैच्योर हो रहे हैं, और ना टाइम पर एग रप्चर हो रहा है। तो फिर पेशेंट हमारे पास आएगा, 1-2 बार तो वो नहीं आएगा, 1-2 बार तो अपने आप ही कॉज लगा लेते हैं कि मैडम मैंने वो गोली खा ली थी, ये खा ली थी। फिर हमें डायग्नोस कैसे करना है कि पेशेंट को पीसीओडी है? हमें पूरी उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, वजन करना पड़ेगा, शुगर चेक करानी पड़ेगी, और अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। कारण क्या हुआ? कारण वही हुआ, एक तो मैंने कहा ना जेनेटिक है। अच्छा, जेनेटिक भी है तो ये नहीं है कि किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तभी उसको पीसीओडी डायग्नोज होगा। नहीं नहीं, आजकल क्या है कि 1-2 बच्चे हो गए और कुछ एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस हुए, तो एनवायरमेंटल चेंजेस, हार्मोन्स चेंज हो गए, हार्मोन चेंज हो गए, 2 बच्चे होने के बाद भी, या इवन 35-38 की एज में भी पीसीओडी हो सकता है। तो मेन कारण क्या हुआ कि किसी भी वजह से जो फीमेल हार्मोन था, ईस्ट्रोजन था, वो टेस्टोस्टेरोन का सर्कुलेशन बॉडी में ज्यादा बढ़ रहा है, और ये सारे फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग आएगी? या तो जो यूट्रस है उसकी वॉल पतली मिलेगी, ओवरीज का साइज ज्यादा मिलेगा, और जैसे मैंने बताया कि एग्स जो है बिल्कुल सेंट्रली अरेंज नहीं होते अपनी जगह पे, वो बिखरे रहते हैं चारों तरफ। और स्ट्रेस का कैसे रोल हुआ? अब हमने ये पीरियड समझ लिया है ना, तो स्ट्रेस का ऐसे रोल हुआ कि हार्मोन्स, हमने हार्मोन वर्ड ज्यादा बोला, तो ये हार्मोन क्या है? बॉडी में कहीं तो हमें हार्मोन दिखते नहीं है, मसल्स भी दिखती हैं, फैट भी दिखता है, ऑर्गन्स भी दिखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। हार्मोन हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर है। मैंने गुस्सा किया, मेरा चेहरा लाल हो गया, कोई दुख की बात सुनी, आंखों में आंसू आ गई। ऐसे ही हर एक चीज को हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। योगा में पढ़ाते हैं जैसे फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो भी हमारे आसपास घटनाएं घटित होती हैं, या जो हम खाते हैं और जो सोचते हैं, उससे हमारी बॉडी के हार्मोन्स काम करते हैं। तो हार्मोन्स में जो मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी होती है ना ब्रेन के बीचों बीच, ये हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर है। जैसे खाने में नमक दिखता नहीं है ना, लेकिन उसका बड़ा रोल होता है, ऐसे ही हार्मोन दिखते नहीं है, बट ये घटनाओं के हिसाब से, हमारे सोचने के उससे, और हमारे डाइट और लाइफस्टाइल से कम ज्यादा होते रहते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है,
या हम बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं और इरेगुलर आवर्स में काम कर रहे हैं, रात को जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, और बहुत ऐसे स्ट्रेस वाले एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कोई हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है। मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है और साथ में मेटाबॉलिज्म पुअर होके जो बॉडी के सिग्नल्स ऐसे जाते हैं, तो पिट्यूटरी के जो फंक्शन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से ये हार्मोन लेवल सारा गड़बड़ हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? पीसीओडी हो गया, हार्मोन गड़बड़ हो गया, हम दोबारा से अपने कारणों को जानकर कि क्या कारण है मेरे को जो ये बीमारी हुई, इसका कारण क्या है? या तो वजन ज्यादा है, या जेनेटिक है, या लाइफस्टाइल ऐसा है। लाइफस्टाइल मैंने बता दिया ना कि बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और इरेगुलर आवर्स में सोना जगना हो रहा है, और बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज अपने आप में मेटाबॉलिज्म को, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जितनी भी ऐसी ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, ये सारी बीमारियां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और पीसीओडी का भी अभी तक कोई कॉज डॉक्टर्स को मिला नहीं है। ये तो हम कह देते हैं कि मोटापे से हो गई या शुगर बढ़ गई, बट बेसिकली इट्स ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कोई कॉज अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ तो कैसे हुआ। बट ये है, कारण नहीं पता, लेकिन जैसे ही मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, एक्सरसाइज, कोई भी योगा अच्छे से करते हैं या लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो नेचुरली चेंज तो आता है। लड़कियों में तो मैंने खास तौर से देखा, 15-16 साल की लड़कियों में 10% ऐसी हैं जो फॉलो कर लेती हैं। अगर वो 6 महीने कंटिन्यूस योगा करती हैं और थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज करती हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग उसकी शो करती है कि उनके जो सिस्ट है वो डिसअपियर हो गए हैं। तो पीसीओडी का डायग्नोसिस कैसे होगा? या तो पीरियड नहीं आ रहे, या साल में 3-4 बार ही आ रहे हैं, या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, सर के बाल उड़ रहे हैं, आवाज में चेंजेस आ रहे हैं, और हिप एरिया के अराउंड फैट बढ़ता जा रहा है। और फैट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, फिर इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? अब कई लोग कहते हैं ठीक है, सिस्ट हो गए, हार्मोन इरेगुलर है, पर ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कैसे होते हैं कि अगर एक बार मैरिज हो गई, एक तो आजकल वैसे डिलेड मैरिजेस हो रही हैं, तो वो एक इनफर्टिलिटी का कारण है। प्रेगनेंसी नहीं होगी पीसीओडी की वजह से, क्योंकि जब एग हेल्दी बनेंगे ही नहीं तो वो रप्चर कैसे होंगे? और यूट्रस की वॉल भी थिन हो गई। यूट्रस की वॉल क्यों थिन हो गई और एग के रप्चर हुई? कि एएमएच हार्मोन होता है, एएमएच हार्मोन या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कई बार कम हो जाता है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लीवर में फैटी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, तो लीवर तो इफेक्ट होगा। हम जो भी दवाई खाएं, जो भी एक्टिविटी करें, तो हमारी बॉडी का क्या इंजन तो लीवर ही है ना, तो लीवर इफेक्ट होगा, फैटी लीवर चेंजेस आएंगे, और ज्यादातर लोगों में जो होता है इंसुलिन रेज मिलता है, शुगर लेवल्स हाई होते हैं, डिप्रेशन आने लगता है जब बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब ये सब चीजें ना बायलेटरल है, किसी को डिप्रेशन से भी पीसीओडी हो जाती है, लेकिन अगर पीसीओडी हो जाए तो भी डिप्रेशन आती है। अगर आप लेजी हैं, बैठे रहते हैं, वेट गेन हो रहा है, तो भी आपको पीसीओडी के चांसेस है। और अगर आपको पीसीओडी हो गया, उससे भी वेट गेन और ये चिड़चिड़ापन और थकावट होने लगती है। तो ये सब चीजें बायलेटरल है, तो बड़ा डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। पहले आपको पीसीओडी हुई या वेट गेन हुआ, या वेट गेन की वजह से ये सारी चीजें हुई। एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, अब आपने इसको ट्रीट ही नहीं किया, किसी डॉक्टर का कंसल्ट नहीं लिया, तो आपकी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती रहेगी, हिप्स के अराउंड फैट आ जाएगा। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन है। बहुत रेयर केसेस में इसमें शुगर लेवल भी बढ़ जाते हैं, अगर बहुत अनट्रीटेड छोड़ो या इधर उधर से बस दवा खा ली, पीरियड ठीक कर लिए, कहीं भी गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मुझे पीरियड ठीक नहीं है, पीरियड ठीक कर लिए, तो उसमें भी यही होगा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती रहेगी, वेट गेन हो जाएगा। अच्छा, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है पीसीओडी का एक स्टेज में, कि अब हमने क्योंकि बताया कि यूट्रस की जो वॉल है वो उसमें चेंजेस आते हैं, तो इसमें बहुत रेयर केसेस में कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसका डायग्नोस कराते रहे, और ये योगा और एक्सरसाइज से टोटली कंप्लीट है। अच्छा, फिर हमें करना क्या है? एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो गई, वो तो बहुत लेट है। अब यंग लड़की हैं, दवाइयां नहीं खाना चाहती हैं, और हमें पता भी लग रहा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या मेडिसिन भी चल रही हैं, तब भी इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक समझते हैं ना, मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में वियर एंड टियर का प्रोसेस, रिपेयर का प्रोसेस चलता रहता है। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, और दो प्रोसेस होते हैं उससे, कि मतलब एक तो बॉडी में
चैप्ट कहते हैं, जो हमने खाया है। तो जो हमने खाया है वो अंदर के अंगों में ठीक प्रकार से जाकर यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के क्या तरीके हैं? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का भी यही तरीका है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, पानी ज्यादा पीना, वेट कंट्रोल रखना, और जो भी हमारा फूड मटेरियल है उसको हमें नियर टू नेचुरल फॉर्म खाना चाहिए। सबसे पहली बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो भी हम चीजें खा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा भूनना, तलना, पीसना, ये क्या करता है, जो भी उस फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको पुअर कर देता है। जितना हम किसी चीज को प्रोसेस करेंगे तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए नहीं, पीसीओडी क्यों? हमारी बॉडी में मैंने बताया ना कि अंदर के सारे अंग काम करते हैं हर एक चीज में। तो जब हम चीजों को बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड स्टेज में, प्रोसेस जैसे मैदा क्या है, गेहूं की ओवर प्रोसेस चीज है। अदरवाइज तो गेहूं को बस मोटा मोटा पीसा और उसको उसी तरीके से खाया। चीनी क्या है, व्हाइट शुगर क्या है, ये रिफाइंड फॉर्म ऑफ स्वीट है शुगर की। खांड है वो नेचुरल फॉर्म है। दोनों एक ही सोर्स, दोनों का करने का रस है ना। तो जो खांड है वो चीनी की नेचुरल फॉर्म है, और जब उसमें सल्फर केमिकल डाल के उसको प्रोसेस किया जाता है तो वो चीनी बन जाती है, व्हाइट शुगर जो होती है। तो ऐसी जो चावल होते हैं उनको सुंदरता की स्टेज में टेस्टी बनाने के लिए उनको भी प्रोसेस किया जाता है, कितने सुंदर व्हाइट होते हैं। अदरवाइज पहले उनका कलर थोड़ा ब्राउन होता है। तो हमें जितने भी फूड मटेरियल है नियर टू नेचुरल खाने चाहिए। कैसे? क्योंकि जैसे हमारे दांत चबाते हैं, हमारी बॉडी एक्सरसाइज करती है, हम हाथों से काम करते हैं, ऐसे ही जब हम चीजों को उनकी नेचुरल फॉर्म में खाते हैं तो हमारे जो अंदर के अंग है उनको थोड़ा एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। अब ये ओवर प्रोसेस चीजों से क्या होता है, देखो जैसे ओवर प्रोसेस में सबसे कॉमन चीजें हमारी क्या है, चावल, चीनी, मैदा और रिफाइंड। ये रिफाइंड क्या है, तेल की एक ओवर प्रोसेस मतलब उसको ज्यादा छान के बहुत सारी प्रक्रियाओं द्वारा खाने योग्य स्थिति में लाया गया। तो ये जितनी भी प्रोसेस चीजें होती हैं इनका एक करेक्टर होता है, बॉडी को मेहनत भी करनी पड़ती, ये ब्लड में जाती है, हमें एनर्जी देती है। मान लो मैंने व्हाइट शुगर खाई है 1 चम्मच, तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगी। और ब्लड सर्कुलेशन में आएगी, अगर ब्लड सर्कुलेशन में इतनी जल्दी आ गई तो इतनी जल्दी वो ब्लड सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगी और दोबारा मेरा मीठा खाने का मन करेगा। तो इससे क्या हुआ, मेरी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिला, कोई मेरी बॉडी के अंगों को काम नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने चीनी और ज्यादा खा ली। तो चीनों की प्रोसेस फॉर्म को ना खाए, प्रोसेस फॉर्म क्या हो गई, चीनी, नेचुरल फॉर्म हो गई खांड। तो एक तो ये पीसीओडी वालों को मैंने बताया था कि इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो मीठी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। होल ग्रेन्स ज्यादा खाने चाहिए। होल ग्रेन्स में क्या होता है कि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलते हैं, अंदर के अंगों को काम करने का मौका मिलता है। और एक बात सबसे बड़ी ये मैं बताती हूँ आपको कि जो हम पीसीओडी में मेडिसिन देते हैं ना, माइनस्टॉल या डीकायरो वगैरह, ये बड़ी हैरानी की बात होगी आपको, ये हम बी कॉम्प्लेक्स की आगे हुए हैं। बी कॉम्प्लेक्स की जो सिंपल बी कॉम्प्लेक्स सबसे सस्ती विटामिन जो होती है उससे डेरिवेटिव्स है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलता है वेजिटेरियन लोगों के लिए, ये खाने चाहिए। चीज में भी टोफू चीज अच्छा रहेगा, आलमंड, और ये मूंगफली अच्छी है, मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल, ये खाना चाहिए। तो बॉडी के अंदर जब काम करेंगे ना तो अंदर से मेटाबॉलिक इंप्रूव होगा। अब एक मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ डाइट चार्ट कैसा रहेगा दिन का। कि मैंने कहा होल ग्रेन्स खाने चाहिए, सुबह उठ के थोड़ा सा ये आलमंड वगैरह चार खाने चाहिए। जो आलमंड्स है ना अपने आप में, अखरोट, आलमंड्स, ये हार्मोन्स के रेगुलेटर माने गए हैं। तो आप एक नाश्ता मैं आपको बता देती हूँ, लिख के लाई हूँ, कि जैसे सुबह आपने खाया, एक जूस ले लिया, पोहा बना लिया, दोपहर में आप ब्राउन राइस, दाल, एक सीजनल वेजिटेबल, उसके साथ चपाती खा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज है, छाछ। अगर देखें तो हमारे आयुर्वेद में छोटे छोटे दोहों में ना बड़ी काम की चीजें की गई हैं। हमने भी आज से 40 साल पहले एक श्लोक पढ़ा था, भोजनांते पिबेत तक्रम, दिनांते पिबेत पयम।
निशान्ते पिबेत वारी वैद्य किम प्रयोजनम। तो कभी हमने 40 साल इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हमने पीसीओडी को पढ़ा ना, तो पीसीओडी में क्या आया, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो डिम्ब ग्रंथियां होती हैं, ओवरीज होती हैं, वो बड़ी हो जाती है साइज में। बड़ी क्यों होती हैं? सूजन की वजह से होती हैं। तो आजकल ये जितनी भी ऐसी डिसीज चल रही है, उनमें प्रोबायोटिक्स का बड़ा रोल होता है। डॉक्टर्स बड़ा प्रोबायोटिक हम लोग एडवाइस करते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में बहुत ज्यादा छाछ, छाछ मीन्स बटर मिल्क। तो ये बटर मिल्क डेली लेना है दोपहर को खाने के बाद, इसका प्रोविजन है। तो ये बटर मिल्क क्या है? ये प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है। अगर आपने सुना हो तो याकुल्ट पहले एक छोटी सी शीशी आती थी कि डेली पियो, इतनी सारी बीमारियों से दूर रहो। तो पीसीओडी में भी जो शुरुआत होती है वो ओवरीज में, अंडाशय डिम्ब ग्रंथि जिन्हें कहते हैं, उनमें सूजन आती है। और सूजन का कारण क्या माना गया कि बॉडी को प्रोबायोटिक्स नहीं मिल रहे। तो प्रोबायोटिक का सोर्स क्या हो गया? छाछ जरूर पीनी है दोपहर को खाने में। देखो छाछ पीने से क्या होगा कि जो हम किसी भी चीज को, आटे को फर्मेंटेशन के प्रोसेस में डालते हैं तो उसमें दही ऐड करते हैं ना, दही या सोडा। तो जब हम खाने के साथ छाछ लेंगे तो जो हमारा खाना है वो ज्यादा बॉडी के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, उसको ब्रेक होने में जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक बड़ी इजीली होंगे। तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। मैंने बताया ना, जो हम ये डीकायर और माइनस्ट्रोल दो दवाइयां मेन यूज होती है पीसीओडी की, और वो बी कॉम्प्लेक्स का ही एक डेरिवेटिव है। तो छाछ लेने से हमारी बॉडी को प्रोबायोटिक मिलेंगे, जो ओवरीज है उनमें सूजन कम होगी। अच्छा, फिर शाम को भूख लगी तो हमें क्या लेना है? शाम के स्नैक्स में अगेन हमें जैसे मखाने, अखरोट या बादाम, और हमें दोबारा खाना खाने के लिए हमारी एनर्जी वीक फील होने लगती है प्रोसेस ज्यादा चीजें खाने से, और दोबारा हमें वीकनेस जैसी लगती है। तो रात को फिर हमें कुछ आटे का खाना है, कोई सीजनल वेजिटेबल खानी है, और 7 बजे से पहले खाना खा लेना है कि जिससे वो खाना पड़ा ना रहे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? एक्सरसाइज करनी है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, सीजनल फ्रूट्स लेने हैं। अब सब्जियों में देखो कौन कौन सी सब्जियां अच्छी हैं। ये जो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी, टिंडे, भिंडी, घिया, ये सब हाई फाइबर वेजिटेबल्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेंगी। और अनाज में गेहूं नेचुरली हो गया, कूटू का आटा आजकल चल रहा है, वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, पीसीओएस में भी अच्छा रहेगा, लेकिन कूटू से गैस्ट्राइटिस हो जाती है। तो जो हमें डाइट प्लान करनी है ना, ये नहीं कि मैंने बता दिया उस हिसाब से प्लान करनी है। आपका टेस्ट कैसा है, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। ऐसे तो अगर सबसे अच्छी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने वाली डाइट देखो तो बाजरा है। आजकल वो श्री अन्न योजना भी चल रही है, तो 23 में मोदी जी ने की हुई है बाजरे की। तो लेकिन बाजरा बहुत अच्छी चीज है, महिलाओं में आयरन का सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स है, मैग्नीशियम पोटेशियम बड़ी अच्छी क्वांटिटी में उसमें पाए जाते हैं। लेकिन 50-60% लोगों को बाजरा सूट नहीं करता पेट में। तो जैसा आपकी बॉडी की बनावट हो, उस हिसाब से आपका वर्क पैटर्न कैसा है, आपको फैट की कितनी जरूरत है, या आपके टेस्ट कैसे हैं, तो सारी चीजों को मिलाकर आपको अपनी डाइट प्लान करनी है। जैसे दलिया, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन का आटा, ऐसी वाली चीजें ज्यादा लेनी है डाइट में। पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खानी है। और फ्रूट्स में जैसे भी अमरूद आएगा, जितने भी हैवी टाइप के फूड है, एप्पल, अमरूद, ये सब क्या है? हाई फाइबर फूड है, न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। कि बेसिकली न्यूट्रिएंट्स तो इसमें भी लॉस होते ही होता है। मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही कोई बीमारी होती है। एप्पल, अमरूद, नाशपाती, ये फ्रूट्स हो गए। सब्जियों में टिंडा, सीताफल नंबर 1 पे आता है, सीताफल। और अगर हम सब किचन में बात करें तो जो मेथी दाना होता है, आप मेथी दाना 2 चम्मच अगर किसी भी फॉर्म में रोज खा रहे हैं, इसका कुछ ऐसा होता है कि इसमें एरोमेटाइज इनहिबिटर होता है। ये फीमेल्स में भी और मेल्स में। जो मेथी दाना है, ये हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, मेथी दाना और दालचीनी, दो चीजें, इन पे साइंटिफिक स्टडी हुई हुई है, ये हार्मोन्स को बहुत अच्छा रेगुलेट करते हैं। और ऑयल्स में, और एक अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स ऑयल्स हैं, आप उनको फ्लैक्स सीड्स ऑयल्स को लीजिए, कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके उनको पीस के रख लीजिए, और आप किसी भी सब्जी में उन्हें ऐड कर सकते हैं। और अगर ये वैसे भी खा सकते हैं गर्म पानी से 1 चम्मच, तो क्या करेंगे, एक तो आपका मतलब ये
पीसीओडी को कंट्रोल करेंगे और ऊपर से बड़े अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करने, फ्लैक्सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, नेचुरल ये और या नट बटर, ऐसी चीजें ज्यादा यूज कर रही हैं। तला भुना पैक्ड चीजें नहीं खानी। अच्छा, पैक्ड चीजें क्यों नहीं खानी? पैक्ड चीजें इसलिए नहीं खानी कि जितनी भी चीजें पैक्ड की जाती हैं उनमें एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, सोडियम मोनोग्लूकोनेट। ज्यादातर लोग उसे एजिनोमोटो के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज पैक्ड है, चाहे वो मैदा बिस्किट है या ब्रेड का पैकेट है, बिना उसके पैक्ड हो ही नहीं सकती प्रिजर्व करने के लिए। तो सोडियम मोनोक्लोराइड क्या है, ये एक बड़ा बैड क्वालिटी साल्ट है। ये बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब हम कहते हैं हम तो नमक नहीं ले रहे बॉडी में, फिर भी ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो रहा है? तो ये थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। अगर आपने सोडियम मोनोक्लोराइड एजिनोमोटो कभी सुना हो, तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए डेंजरस चीज है। और छोड़ना क्या क्या है, स्नैक्स तले हुए बिल्कुल नहीं खाने, चिप्स, माइक्रोवेव में जो पॉपकॉर्न बनते हैं उनमें भी बड़ा हाई फैट होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े लिमिटेड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या है, आपको होल मिल्क, मतलब दूध लेना है लेकिन वो लो फैट वाला मिल्क लेना है, छाछ ज्यादा लेनी है, या टोफू चीज लेना है। जितनी जितनी भी चीजें, इंस्टेंट नूडल हो गया, पैकेट फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, पोटैटो चिप्स हो गए, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, ये सब मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं। तो ज्यादातर हमें ये होल ग्रेन्स का दलिया, छाछ, लीफी वेजिटेबल्स, जैसे अभी सर्दियों में आएगा गाजर पालक मूली, ये गाजर पालक मूली, ये सारी ही चीजें मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, लिवर को एक्टिवेट करती है। तो फैट चीजें तली भुनी या जिनमें फैट की ज्यादा होती है, पिज्जा में मेन टेस्ट होता है फैट का होता है, तो इन चीजों को अवॉइड करना है। अब हम खाने की बात हो गई, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। मोरल ऑफ द स्टोरी, कम प्रोसेस्ड फूडों को खाना है, चीजों को उनकी नेचुरल फॉर्म में ज्यादा खाना है, तला भुना पैकेट का कम से कम खाना है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो हमने बोला, ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं ज्यादा तनाव में रहने से, वजन बढ़ने से, पुअर लाइफस्टाइल होने से, या जेनेटिकली जो बढ़ने। तो हार्मोन्स का कंट्रोल कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और एक साइंटिफिक स्टडीज क्या है कि जो भी हम बंद लगाते हैं योग में, अगर हम बंद 15-20 मिनट तक रेगुलर बेसिस पे लगाएं तो पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टडी है। और पीसीओडी की अलग से स्टडीज देखो तो इसमें एक्सरसाइज का बहुत रोल है। आप आधा पौना घंटा डेली वॉकिंग करें, रोप स्किपिंग करें, और कोई भी अपना ध्यानात्मक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे भ्रामरी, भ्रामरी को बहुत लंबे समय तक किया जाए तो ये पिट्यूटरी को एक्टिवेट करती है। और योगिक क्रियाओं में मंडूकासन, तितली आसन, त्रिकोणासन, ये 10-10 मिनट डेली करने हैं। और कपाल भाती आधा घंटा करनी है। कपाल भाती से क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के गर्भाशय, ओवरीज, इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन ओवरीज में बढ़ेगा, हमने बात की ना कि ओवरीज में सूजन आ गई है तो एग्स जो है प्रॉपर नहीं बन रहे, तो उनकी भी हेल्थ इंप्रूव होना लग जाती है, पर थोड़ा इनमें 6 महीने का टाइम लगता है। और जितनी भी ध्यानात्मक क्रियाएं वो स्ट्रेस लेवल को कम कर देती हैं। जब स्ट्रेस नहीं होगा तो बॉडी अपने आप एक्टिव होगी, हार्मोन्स अपने आप ठीक से काम करेंगे। और डाइट में बता ही दिया, तो इसका मोरल क्या हुआ कि हमें होल ग्रेन्स खाने हैं, चीजों को नेचुरल फॉर्म में खाना है, योगा एक्सरसाइज सुबह आधा पौना घंटा करनी है। और ये टोटली नेचुरल तरीके से, क्योंकि नेचुरल इसका कॉज है। हमने कॉज क्या बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो ठीक भी है। मेटाबॉलिज्म ठीक करने से, तो मेटाबॉलिज्म ठीक कैसे होता है? योग से, एक्सरसाइज से, प्रॉपर डाइट प्लान से, कि खाना 3 बार खाना है, शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना, चीजों को उनकी नेचुरल फॉर्म में खाना है। जितनी भी चीजें ओवर प्रोसेस्ड हैं, जैसे व्हाइट शुगर है, रिफाइंड है, या हम रेडी टू कुक चीजें ज्यादा खाते हैं, माइक्रोवेव में पर है रखते हैं, तो वो बेसिकली प्रॉब्लम का पर है। क्योरेबल है। ये पूरा डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज से 100% क्योरेबल है। और एक पीसीओडी वालों में ना थायराइड की समस्या भी होती है, तो थायराइड भी वही अगेन करता है, कैल्शियम की कमी और चिड़चिड़ापन, वो भी योग से ठीक हो जाता है। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। जिन लोगों को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें। ज्योति जी, आप कंडक्ट करें प्लीज
है। जी सर, हैंड रेस कर सकते हैं जिन्हें भी कोई क्वेश्चन है अंजुश्री मैम से। अंजुश्री मैम, आपने बहुत ही आराम से, बहुत ही सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में व्याख्या करी पीसीओडी की। फिर भी अगर किसी भी साधक को कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज करें। कोई साधक क्वेश्चंस करना चाहते हैं? सर, मुझे लग नहीं रहा कि आज किसी के क्वेश्चन हैं। अंजुश्री मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी बेटी बहुत दुबली पतली है, 10th क्लास में है अभी। पीरियड्स जो है उसके इररेगुलर हैं, रेगुलर नहीं रहते। कभी तो डेट टू डेट है जो आ जाते हैं, कभी 10-15 दिन लेट होते हैं। तो वो इन सब चीजों से बहुत परेशान रहती है। एक्चुअली क्या है कि बच्चों को याद भी नहीं रहता कि उसके पीरियड्स कब है, स्कूल जाना, बाहर जाना, ट्यूशन जाना। तो वो बड़ी इरिटेट रहती है इन सब चीजों से। तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? वैसे मैंने उसका चेकअप सारा करा दिया, उसे कोई भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मेरे ख्याल वो 10वीं क्लास में तो हार्डली 15-16 साल की होगी। तो जी एक हम बोलते हैं हाइपोपिट्यूटरी एक्सिस, कि मैंने बताया ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमें बॉडी को ऑर्डर्स मिलते हैं और ओवरीज में अंडे वगैरह बनते हैं। तो जो ओवरीज में एग बनते हैं वो एक 12 से 15 दिन के बीच में रप्चर होते हैं और उसके 14 दिन बाद पीरियड आ जाते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है जिसको सेट होने में 3 से 4 साल लगते हैं। तो ज्यादातर लड़कियों में 16 साल के बाद ही पीरियड्स रेगुलर होते हैं, बीमारी कोई नहीं होती। पर मैंने बताया ना, 12 से 13 साल पे वो सिस्टम स्टार्ट हुआ है और 3-4 साल उसको लगेंगे सिस्टम को डेवलप होने में। तो वो सिस्टम बस अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ, उसको आप बोलिए स्ट्रेस फ्री रहो, ये होता है। 16 साल पे जाके पीरियड्स रेगुलर होने शुरू होते हैं। अभी वो ओवरीज डेवलपिंग स्टेज में है ना। तो जो पीरियड्स का टाइम फिक्स होता है वो ओवरीज में जो एग बनता है, 12वें दिन, 7वें से 12वें दिन तक वो एग बनता है। 14 डे पे वो एग रप्चर होता है। तो एग रप्चर होने के 14th डे पे पीरियड आता है। तो अभी ये सिस्टम डेवलप हो रहा है, मैच्योर नहीं ना बॉडी, जैसे बॉडी का पूरा भी, बॉडी की पूरी लंबाई वगैरह 18 साल तक निकलती है, अंग जो है 16-17 पर डेवलप होते हैं। तो जो अंडाशय, डिम ग्रंथियां, ओवरीज, वो भी अभी मैच्योर हो रही हैं। बीमारी कोई नहीं है, 1-2 साल में उसका पीरियड का टाइम अपने आप सेट हो जाएगा। ये जो ओके मैम। PCOD में ये भी हम यही बोलते हैं ना कि प्रीमेच्योर एग ओवुलेशन, या तो प्रीमेच्योर ओवुलेशन हो गया या हुआ ही नहीं। तो ये तो बीमारी है, लेकिन इस केस में क्या है कि उसकी अभी एज कम है। तो जो एक मैच्योर, अभी ओवरीज मैच्योर हो रही है, तो जब वो मैच्योर हो जाएंगी तब वो टाइम फिक्स होगा। बीमारी कोई नहीं है। ओके मैम, एक्चुअली क्या है मैम, आजकल के बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको बोला अभी बॉडी फुली डेवलप नहीं है, तो जो ओवरीज है वो अपना, वो भी डेवलप हो रही है। तो जब जी, डेवलप होंगी, एग टाइम पे बनेंगे, तो पीरियड्स का टाइम सेट होगा। बीमारी नहीं है ये। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक्चुअली ये मैंने सारा अल्ट्रासाउंड और ये डॉक्टर को दिखा के उसका जो नहीं, कुछ वो जो 7 के मेडिकल 4 रहता बंद सबको बोलते हैं कि हमें तो पीरियड टाइम पे आ रहा है, 28 दिन में आ रहा है, तेरा ऐसे क्यों हो रहा है। तो किसी की जैसे हर एक चीज का 2-3 साल का डिफरेंस तो रहता ही है, हर एक बॉडी का अपना अपना। जी मैम, सेम। थैंक यू सो मच मैम। जी, चंदा पिंकी मैम, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए अपना। आप म्यूट है मैम, अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम एक मेरा भी क्वेश्चन है। हेलो। जी मैम, अभी लेते हैं मैम, अभी चंदा पिंकी मैम क्वेश्चन ले रही है, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन लेते हैं। वेट कीजिए। मैडम आपकी आवाज, मैडम जी मैडम आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले मेरी 50 साल की, 85-51 साल की उम्र है। तो मैडम पहले पीरियड शुरू होने से पहले मेरे सिर में बहुत दर्द होता था सुबह उठते साथ ही। तो मुझे आइडिया हो जाता था कि मेरे पीरियड्स आजकल में आने वाले हैं। और अब मैडम ऐसा होता है कि मैं ठीक हो जाती हूँ, पीरियड्स आने से पहले सिर में दर्द नहीं होता, पीरियड्स ठीक होने के बाद सिर में दर्द होता है। और बहुत भयंकर वाला सिर में दर्द होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता मैडम जब तक कोई टैबलेट ना ले लो। ऐसा क्यों होता है मैडम? हाँ, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक आपने सुना होगा प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, पीरियड आने से पहले सिम्टम्स है।
तो मैंने बताया ना कि 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में यूट्रस की वॉल बन रही होती है, बीच के पार्ट में एग फॉर्मेशन और एग रप्चर होता है, और थर्ड पार्ट में यूट्रस की वॉल प्रिपेयर होती है बेबी ग्रोथ के लिए। लेकिन जब बेबी नहीं कंसीव करता, वो तो 2-4 साल ही लोग करते हैं, आजकल 2 ही बच्चे करते हैं, तो बाद के दिनों में क्या होता है, सबको होता है। जैसी लेडियां, मतलब लेडीज पीरियड से स्टार्ट होते हैं 12 साल से 50 साल तक, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। पीरियड आने से पहले सडन हार्मोन्स में शिफ्ट होता है, चेंज होता है। ईस्ट्रोजन का लेवल फॉल कर जाता है। ईस्ट्रोजन का लेवल फॉल करता है तो उससे बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, पानी भरता है। उसकी वजह से किसी को कमर दर्द, सर में भारीपन, चक्कर आना या सर दर्द होता है। तो अब क्योंकि आपके हार्मोन्स 50 साल की एज में ईस्ट्रोजन का हार्मोन वैसे ही खत्म होने लगता है बॉडी पे, तो आपके शरीर में जो चेंजेस आते थे, मतलब ये पीरियड तो आपके आ रहे हैं, लेकिन अब ये हार्मोन रिलेटेड नहीं है, ये अनोवुलेटरी साइकिल्स बोलते हैं इनको। अब ये बस पीरियड आ रहे हैं, इनमें हार्मोन्स का रोल ज्यादा नहीं है, हार्मोन्स कम हो रहे हैं। तो जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो गया है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, शरीर में पानी भरता था, तो उससे आपका सर भारी होता था, सर दर्द होता था। अब 50 साल पे तो ईस्ट्रोजन कम हो गया, तो हेडेक आपका कम हो गया। और बाद में जो हेडेक है वो चेंज ऑफ टेम्परेचर से है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को गर्म रखिए। अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है शायद, आप आवाज नहीं आ रही बस और आपका तो वजन ज्यादा है, योगा कर रहे हैं तब भी आवाज नहीं आ रही। मैडम इसके हाँ, लिए मुझे क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, ईस्ट्रोजन कम हो गया है, उसके बाद सर दर्द जो होता है ना, तो ये आपको चेंज ऑफ टेम्परेचर से होता है। जो पोस्ट पीरियड पेन है, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, बीपी चेक कराइए, और जो जैसे गीला गीला नहीं होना है, थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखना है, गर्म रखना है अपने आप। मतलब जिस टाइम आपको पीरियड है उस टाइम अपना ठंड का एक्सपोजर कम कर दें, ठीक हो जाएगा सर दर्द। थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैडम। ब्लड प्रेशर चेक कराएं और टेम्परेचर का ध्यान रखें कि बहुत ठंडा पानी नहीं पीना। अच्छा, धन्यवाद। सपना जी, अब आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। हाँ जी मैडम, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे ये करना था। मेरी बेटी 24 ईयर्स की है, उसको ना पीरियड्स इनरेगुलर आते हैं, मतलब रेगुलर मंथली नहीं आते, 1.5 महीने में, 2 महीने में। तो वो इस वजह से बड़ी परेशान रहती है कि मम्मी मेरे को पीरियड्स आते ही नहीं ठीक से, और आते भी बहुत कम है। सपना जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगी तो और अच्छा रहेगा। प्लीज अपना वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछें। हम आते हैं ना, तो देखो अगर उसकी हाइट वाइट ठीक है तो एक तो अल्ट्रासाउंड करा लें, यूट्रस का साइज देखना जरूरी है, या थायराइड होगा। 2-3 हार्मोन होते हैं, FSH LH, मैंने बताया था ना कि 3 पार्ट्स होते हैं। FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो 7वें से 10वें दिन एक्टिव होता है पीरियड्स के दिनों में। तो और एक होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो बेबी कंसीव करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों हार्मोन ही पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं। तो एक तो वो अपना हार्मोनल टेस्ट करा ले और एक अल्ट्रासाउंड करा ले। और 24 साल की है तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, तो योगा से और लाइफस्टाइल से ठीक हो जाएगा। बस एक बार टेस्ट करा ले पता करने के लिए। टेस्ट तो वैसे थायराइड मैंने के साथ उसके थोड़ी बहुत दवा खानी पड़ सारे, सकती है। हाँ टेस्ट तो मैंने उसके सारे कराए हैं। थायराइड तो नहीं है उसको, थायराइड तो नहीं है। बाकी ये हो सकता है मुझको मुझको भी जैसे पीरियड्स में यही होता था, कम होते थे या देर हाँ, से होते थे, हो सकता जो है ये हमारे भी। पीरियड्स होते हैं ना, मिनार्क टू मेनोपॉज, लड़कियों की मदर पे जाते हैं। इट्स टोटली जेनेटिक 100%। अगर माँ को पीरियड 12 साल की उम्र पे आए तो लड़की को भी 12 पे आएंगे। जो ये पीरियड्स वाला है ये जेनेटिक है बिल्कुल। और कई जेनेटिक है, लोग लेकिन पीरियड्स कम आते इनकी हैं ना इनकी तो कंसीविंग में प्रॉब्लम नहीं होती। 1.5-2 महीने में पीरियड आते तब भी लोगों को आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी का ये है ना मैम, इनकी जो दादी की साइड से ना, इनकी बुआ को भी ना जैसे बच्चा नहीं हुआ, और इनकी जो ताई की बेटियां थी उनको भी पीरियड्स टाइम पे प्रॉब्लम थी, तो तो ट्रीटमेंट करा इसका के जैसे। देखिए वो है कि आप इसकी अर्ली मैरिज की कोशिश करें, क्योंकि 25 साल के बाद वैसे ही जो बॉडी का हार्मोनल लेवल है ना वो कम होने लगता है, ओवरीज का एक्टिविटी कम होने लगती है। 25 के बाद ओवरीज में से ओवुलेशन की प्रक्रिया, अंडे बनाने की प्रक्रिया कम होने लगती है, तो आप जल्दी शादी करें। ठीक है मैम, थैंक यू एज मैम। फैक्टर भी एक अपना फैक्टर है ना हार्मोन्स में। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी सपना जी, धन्यवाद। सुमिता जी, आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख रही हैं, प्लीज आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछे मैम से। जब आप खुद से पूछेंगी तो क्वेश्चन बहुत क्लियर रहेगा। सुमिता जी। ज्योति जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है मैम से।
जी सरिता मैम, एक्चुअली अभी मैं सुमिता जी ने लिखा हुआ है, उनसे पूछती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। नमस्ते मैम। मैम किसी का भी जैसे सोडियम लेवल कम होता है, उसका रीजन क्या होता है सोडियम लेवल कम होने का? नमक कम खा रहे हैं, सोडियम का तो अकेला सोर्स नमक ही है। या और और कोई रीजन हो सकता है क्या? कोई ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, उनमें सोडियम कम करने का होता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयों में ही होता है, खाली पेशाब ज्यादा आता है, सोडियम कम हो जाता है। और सोडियम लेवल कई लोगों का वैसे भी कम होता रहता है, तो किचन में कुछ ना कुछ होता है। पानी में जरा सा नमक डाल के खा लो, खीरा रखा है, खीरे पे नमक लगा के खा लो, टमाटर पे नमक लगा के खा लो, उसका कोई बड़ा लंबा चौड़ा इलाज नहीं है। आईसीयू में भी जाते हैं तो वो कैप्सूल में नमक भर के खिलाते हैं। इंजेक्शन कोई नहीं है सोडियम का, बहुत रेयर केसेस में ड्रिप में होता है थोड़ा सा। आईसीयू में भी पेशेंट को कैप्सूल खिलाते हैं नमक भर के। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी सरिता जी, अब आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं प्लीज। ओम सभी को। ओम अंजू मैम। ओम जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी एज 48 है और मेरा ना डेट मतलब 15 मार्च से बंद हो गया, और उसके बाद मेरे हाथ पैर इतने जलते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा। और अभी मैंने वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड पूरा रूटीन चेकअप वगैरह कराया, सब नॉर्मल है। तो ये मतलब डेट बंद होगी उसकी वजह से तो है, लेकिन इसका कुछ सोर्स है जो मैं मतलब मेडिसिन ना लेके घर से ही मतलब कुछ कर सकूं? अभी मैंने बताया था ना कि जब हमारे पीरियड बंद होने लगते हैं तो 40 साल की उम्र से ही ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे फॉल करने लगता है। अब उनके पीरियड बंद नहीं हुए, लेकिन ईस्ट्रोजन लेवल फॉल होगा, जैसे वो बता रहे हैं। तो मीनोपॉज में क्या होता है कि सुस्ती आती है, जो हमारा बोन और मसल मास है वो कम होता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और हमारी बॉडी में जितना भी हम खा रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स का अंगों को मिलना गुड मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। तो आप एक तो फ्रेश वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए, ध्यानात्मक क्रियाएं ज्यादा कीजिए, योग। और योग जो है कमरे में बैठकर ना करें, एक खुले स्थान में जाकर फिजिकल एक्टिविटी करें। ये मीनोपॉजल सिम्टम है। सिंपल मीनोपॉजल में होता है ना कि स्ट्रेस रहता है, वजन बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, और थकान सी कमजोरी सी रहती है बॉडी में। तो ये मीनोपॉज है। मीनोपॉज के सिम्टम में 1-2 साल तंग करते हैं, हॉट फ्लशीज आते हैं। तो इसमें ध्यानात्मक क्रियाएं जो भ्रामरी वाले आसन होते हैं ना, भ्रामरी, ओम, ये ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। और फिजिकल वाले तो करें ही कि बोन हेल्थ बनी रहे, बाकी ये ध्यानात्मक क्रियाएं भी करें। मेरी कंटिन्यू रहती है, योग से मैं 2006 से जुड़ी हुई हूँ, और मतलब वॉक और घर का भी पूरा काम मैं खुद ही करती हूँ, ताकि मेरा ध्यान बटा रहे इधर उधर, या पुराने गाने सुनना। मतलब मेरा माइग्रेन का भी थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वो मैं अपने आप ही मतलब ठीक हो जाता है। जैसे सुबह उठती हूँ तो लगता है, फिर योग से जुड़ती हूँ, धीरे धीरे वो कब चला जाता है पता भी नहीं लगता। तो मैं अपने हाँ, आप को बहुत ये जो आप एक्टिव सिम्टम रखती हूँ। बता रही हैं, ये मीनोपॉज के लक्षण है सारे। और ये 3-4 साल अपने आप चले जाते हैं। अच्छी बात है, आप योग से जुड़ी हुई हैं तो आपको कम हो रहे हैं। अदरवाइज तो लोगों की रात को आंखें खुल जाती हैं, बॉडी में से इतने ज्यादा गरम 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 सा निकलता है। लोग कहते हैं जी ऐसा लग रहा है सर में कोई ठंडे गर्म पानी की इंजेक्शन लगा रहा है बारी बारी से। तो मीनोपॉज है, 3-4 साल रहेगा, अपने आप चला जाएगा। मीनोपॉज के लक्षण है ये। ज्यादा होता है तो इसका कुछ मेडिसिन भी है क्या? हाथ पैर अगर ज्यादा गर्म हो रहे हैं तो कुछ है इसका भी सॉल्यूशन? हाँ, दवाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं। या आरोग्यवर्धिनी बटी हम खिलाते हैं आयुर्वेद में, लेडीज में चंद्रप्रभा बटी खिलाते हैं। और अश्वगंधा की प्रिपरेशन देते हैं, अच्छी रहती है। जैसे अश्वगंधा के कैप्सूल देते हैं, उससे हाथ पैरों में जलन दर्द कम हो जाता है, और बोन हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। मैम प्लीज आपका नंबर है ना चैट बॉक्स में, प्लीज एक बार डाल देना अगर मेरे को अलग से बात करनी होगी तो। नहीं, पहले मैसेज करना, और मतलब मैं बात चैट करती रहूंगी, मिलाना मत है। नंबर ठीक है लेके मैम। उसको लिख देना, मैं आपका आंसर कर दूंगी। अगर पॉसिबल हो मैं खुद मिला लूंगी, अगर मुझे ठीक लगा। है। ओके, थैंक यू मैम। आप द्वारका में रहते हैं? हाँ जी, मैं द्वारका में सेक्टर 19 में थी पहले, अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, आप अपनी प्रॉब्लम लिख देना और बता देना, फिर मैं उसका आंसर करूंगी या मैं खुद मिला लूंगी। ठीक है मैम। जी सिंधु जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं प्लीज। सिंधु जी आप म्यूट हैं जी। ऐसा ऐसा है कि मतलब जब किसी लड़की को वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होने लगता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
सबसे कॉमन कॉज है कि आजकल बच्चे ना टाइट कपड़े पहनते हैं। मान लो कॉलेज गए, एक जीन्स पहनी, हमारा जो है थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट है कोई का, तो हमारी ड्रेस रहती है, अगर आपने ध्यान दिया हमारी ड्रेस थी घाघरा और मतलब स्कर्ट और टॉप, घाघरा और वो ब्लाउज टाइप और उस पे ओढ़नी, तो बड़ी प्रैक्टिकल ड्रेस थी कि चुन्नी है उससे तुम्हें धूप लगे, पॉल्यूशन है तो अपना फेस कवर कर लो। देखो खांसी जुकाम और इन्फेक्शन तो खत्म ही हो जाएंगे अगर वो चुन्नी से फेस कवर करने वाला दोबारा से फैशन आ जाए तो। और जो वाइट डिस्चार्ज है, किचन में भी देखो हम किसी चीज को रख देते हैं और उसको कवर कर देते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है। पहले टाइम में देखो जब फ्रिज नहीं होते थे तो उस चीज को ओपन में रख देते थे, वो जल्दी से खराब नहीं होती थी। तो जो चीज बाहर है उसको ऑब्जर्व कीजिए, बाहर क्या गिरे हैं। हमारी बॉडी के साथ भी सेम वही है। 90% लोगों में वाइट डिस्चार्ज में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, और बच्चों में तो स्पेशली। सिर्फ क्या है कि वो प्राइवेट पार्ट्स को हवा नहीं लग पाती, हवा में क्या होता है एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है, फंगस जो होता है, तो वहां पे ग्रो कर जाता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं बड़ी दवाइयां खा रहे होते हैं, आयुर्वेदिक एलोपैथी। लड़कियों में तो सिंपली ठीक हो जाता है कि बस वो एड़ी से कपड़े पहने, कॉलेज से आए तो स्कर्ट पहन ली, क्योंकि प्रत्येक अंग को हवा लगना, हवा और धूप लगना प्रत्येक अंग को बहुत जरूरी है। घर में भी रोज हम झाड़ू लगाते हैं ना, किसे लगाते हैं कि एक कीड़े को, मच्छर को पलने में 3 दिन लगते हैं। अगर डेली वो उसका हम जो हैबिटेट है, रहने की जगह है, वो हिलती रहती है। देखो ना हमारी ये परंपरा क्या है कि रोज सुबह उठ के घर में झाड़ू लगानी। पुराने लोग बड़ा मानते थे कि सर्वेंट लगा भी होता था ना तो एक झाड़ू लेके ना घुमाते जरूर थे घर में सुबह सुबह, हमारी दादी ऐसे करती थी। तो इनका बड़ा साइंटिफिक मीनिंग है कि जितने भी ये कीड़े मकोड़े पलते हैं ना तो ये अपना घर बनाते हैं। उसमें पहले अंडा आएगा तो अब 3-4 दिन लगता है उस प्रोसेस में। अगर डेली उस जगह में झाड़ू टच करेगी तो उनको वो अपना हैबिटेट बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड सेम इज विद बॉडी। तो बॉडी में भी ऐसा है कि उसको हवा लगनी है, हर एक पार्ट को हवा लगनी, धूप लगनी बहुत जरूरी है। एक तो बच्चों में ये कारण होता है कि वो पहले अंडरवियर उसके ऊपर जीन्स पहन के 7-8 घंटे रहते नहीं, घर आते ही चलो ये एक मजबूरी हो गई तो मैक्सिमम उनको सलवार पहनाए, स्कर्ट पहनाए, हवा लगे। घर आए तो घर आते ही फौरन चेंज करा दो, और मैक्सिमम कोशिश करो कि बच्चे टाइट बिना हवा वाले कपड़े ना पहने। नंबर दूसरा कारण, ज्यादातर लड़कियों में कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, बच्चे खुजली करते हैं तो वो नाखूनों के द्वारा वो जो पोटी वाले रास्ते का इंफेक्शन है वो सामने की तरफ आ जाता है। 2 मेन कारण होते हैं। बाकी जो व्हाइट डिस्चार्ज की कॉज है वो मैरिड लोगों के लिए है कि प्रेगनेंसी हुई, बच्चे हुए। अगर मैरिड वैरिड नहीं है तो यही सिंपल 2 कारण है। नहीं मैरिड तो है वो, लेकिन अभी जैसे पीरियड्स उसके जाने के हैं, पीरियड या कुछ ऐसा, इस वजह से है क्या कुछ ऐसा? जो मैंने बताया ना ये तो 99% वर्क करेगा, कोई भी नहीं है। हवा लगनी जरूरी है, खुले कपड़े पहने, स्कर्ट पहने, ज्यादातर अंडरवियर ना पहने। और स्कर्ट के अलावा अगर नहीं पहन सकते, घर में कुछ लोग हैं तो खुली सी सलवार पहने और सलवार 2 बार चेंज करें। तो इसके लिए कोई फंगल है ना तो ये हवा धूप लगती है वैसे चला जाता है। मेडिसिन? और ये ज्यादा है तो उसकी पानी की जांच कराएं, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हम एक जनरल बात बताते हैं, कोई बीमारी हो भी सकती है। तो टेस्ट करवाना जरूरी है? जी, 40 साल के बाद बच्चेदानी की मुख्य जांच बहुत जरूरी है। धन्यवाद मैम। जी, किसी और के कोई क्वेश्चन? कोई और साधक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए या अपना माइक ऑन करें। मुझे लगता है मैम कि सभी के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। ज्योति जी, शायद आदरणीय मलिक सर भी जुड़े हुए हैं, यदि वो हम साधकों को कुछ दिशा निर्देश देना चाहें तो। मलिक सर जी को मेरा प्रणाम। मैं इसको छेड़ नहीं रही कि फिर वो ये डिसअपियर हो जाएगा स्क्रीन। तो आदरणीय मलिक, मैंने तो योगा जब किया था तो मलिक सर ने ही मेरे को पहली बार बोला था कि कुछ बताओ बेटे, और मुझे दिख नहीं रहे पर आदरणीय मलिक जी को मेरा जुड़े हुए प्रणाम। हैं, ये माइक ऑन कर आपको लीजिए। आपको हमारा आशीर्वाद ना आज नहीं सदा बना रहता है, बना रहेगा। ये इतनी सरल स्वभाव की होना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं हजारों आदमी मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ उनमें मैंने 3 ही आदमी मिले अभी तक जो ऐसे सरल स्वभाव के, और फिर अपने फील्ड में पूरी तरह ये एक्सपर्ट है।
पूरी तैयारी के साथ जैसे यहाँ आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ आना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी हम कोई मीटिंग ले या किसी क्लास में जाए या कुछ भी, पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए। ये भी फिर इनका समझाने का तरीका एक जैसे आपस में हम बात करते हैं सरल तरीके में, वैसे ही समझाते हैं। कोई मेडिकल टर्म ज्यादा यूज नहीं करते। मेडिकल टर्म यूज करोगे तो फिर आदमी समझ नहीं पाएगा। जैसे हम डाइजेशन के बारे में सिंपली वो पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उनकी, वो समझ ही नहीं पाएंगे। हम आपस में ये सोच के बात करेंगे कि ना मेरे को पता टर्मिनोलॉजी का, ना आपको पता, तो फिर हम समझ जाएंगे उस बात को। तो ऐसे ही सरल उससे तरीके से जो समझा रही है वो इनके सबके लिए बहुत ही एक कारगर है। और जो प्रैक्टिकल होता है, ये पहली बार तो मैं सुन नहीं रहा इनको, वैसे जब भी ये बात करती हैं बड़े सरल स्वभाव से करती हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और कि इनको ऐसे ही शक्ति देते रहें, ताकि ये आने वाले समाज का, अब होने वाले जो हैं, उसका फायदा लेते रहें और उनको एक बीमारी से राहत मिले। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो आप जैसे डॉक्टरों को बुलाते हो। मेरे पास आज भी टाइम नहीं था, लेकिन डॉक्टर अंशु श्री का जब मैंने कल पढ़ा तो मैं दूसरी चीज छोड़ कर आ गया क्लास को। तो सुनने के लिए ही लालियत रहते हैं हम। तो बहुत बहुत आप लोगों को भी आशीर्वाद है, आप ऐसे ही सबका भला करते रहिए। और ये एक पुण्य का काम है। जो मैं पूछता हूँ कि पुण्य का काम कभी मिलता है आपको, तो लोगों को मिलता ही नहीं पुण्य का काम। ज्योति भी, आप भी, और सरोज वगैरह जो भी इस चीज में मेहनत कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम, उनको सबको एक पुण्य का काम जुड़ जाता है आपके उसमें कर्म में, जो आने वाले समय में काम आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक पुण्य अंजू श्री को आशीर्वाद देता हूँ, आप लोगों को भी आशीर्वाद देता हूँ। भगवान आपको शक्ति दे सबको, तो ऐसे ही करते रहे। धन्यवाद आपका। जी ओम जी सर, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को समापन करने से पहले हम एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, इस शांति को महसूस करें। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू डॉक्टर अंजुश्री जी, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया, हमारे साधकों का ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हमें फिर और जरूरत पड़ती रहती है तो हम आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजुश्री मैम आपका। आज अष्टमी की वजह से मुझे लग रहा है साधक थोड़ा कम है और चले भी गए हैं थोड़ा जल्दी। बहुत सारे लोग अष्टमी पूछते हैं। जी आज मैम बहुत अच्छी जानकारी